करते भारत न्यूज चैनल पे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत अभिनंदन। खैर मकदम और इस्तकबाल के साथ आगे बढ़ते हैं। मैं हूं गौतम राणे सागर, आपके सामने उपस्थित हूं लेकर कार्यक्रम जिसका नाम है उड़ान सूझ की। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो भी व्यक्ति पॉजिटिव थॉट के साथ आगे बढ़ता है उसे कोई रोक नहीं पाता, और जो निगेटिव थॉट्स के साथ आगे बढ़ता है उसे कोई मदद नहीं कर पाता। जब भी वो पीछे रह जाता है तो फिर उसे कोई मदद भी नहीं कर सकता। और आज जिस प्रकरण को हमने लिया है वो प्रकरण उस प्रकरण को बड़ा संजीदगी से लिया है। बड़ा संवेदनशील मुद्दा है, और इतना संवेदनशील मुद्दा है कि व्यक्ति सब कुछ छोड़ देना चाहता है लेकिन उसको पकड़ करके रखना चाहता है। जाति का अहंकार या जात के गजेड़ियों और धर्म के जो चरस का नशा है, जात का, गांजा का, और जो धर्म के चरस का नशा लगा हुआ है, उस नशे ने आपको बर्बाद किया है। कैसे बर्बाद किया है, इस पॉइंट पे चर्चा करेंगे। हर व्यक्ति जात के नशे में पड़ा है, और जो लोग सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, जिनके इशारे पे सत्ता काम कर रही है, वो लोग कहते हैं कि मैं उच्च कुल में पैदा हुआ, ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ, तो मुझे इस बात का फक्र है कि मैं उच्च कुल में पैदा हुआ। जिन्हें जात जात के आधार पे, जिनको जात के आधार पे सम्मानित होने पे फक्र है, इसका मतलब कहीं ना कहीं जातियां उन्होंने बनाई, और वो ये कहते हैं कि मैं जातवाद नहीं मानता। जो व्यक्ति जातिवाद नहीं मानता हूं उसको जात के आधार पे उच्च कुल में, ब्राह्मण कुल में पैदा होने पर फक्र कैसे हो सकता है। इस डिफरेंसेस को, इस जो अंतर है, इस सोच के जो अंतर है, उसे समझने की जरूरत है। और खास तौर से जो धर्म का नशा चढ़ा, चरस का नशा चढ़ा है, उस चरस के नशे ने आपको बर्बाद किया है। कैसे बर्बाद किया है, उस दो चार पॉइंट्स को हम आपके सामने रखना चाहते हैं। अभी श्री राम तीर्थ क्षेत्र बना है, उसकी उसका एक ट्रस्ट बना है, और पूरे देश के लोग, जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं और खासतौर से बैकवर्ड के लोग हैं, अपने आप को हिंदू धर्म पे बड़ा गौरवान्वित होने पे महसूस करते हैं। अपने आप को हिंदू धर्म में सम्मिलित होने के लिए, उसके लिए सब कुछ करने के लिए जो महसूस करते हैं, उस पर जरूर जरूर चर्चा करें। इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपकी आस्था पे चोट पहुंचाना चाहता हूं, लेकिन आपकी आस्था पे चोट पहुंचाने का हमारा कोई मकसद नहीं। लेकिन आपके अंधविश्वास का जो पर्दा पड़ा हुआ है, जो मोतियाबिंद हुआ है, मोतियाबिंद अभी तक हमने सुना था कि आंखों पे होता है, दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन जो दिमाग पे आपके मोतियाबिंद हुआ है, उस पे चर्चा करना है। जब कोई देश, कोई व्यक्ति, कोई सियासत वाला व्यक्ति कहते हैं कि ये जो सियासत चल रही है, उस सियासत में कौन लोग नजर आते हैं, जिनको भी आग लगाने का हुनर आता है, वही हैवाने सियासत में नजर आता है। क्या इन हैवानों के बीच में जो सियासत कर रहे हैं, उनके बीच में उनके पढ़ाए गए धर्म के आधार पे हम आगे बढ़े? ये देखें, आपसे कहा गया कि मैं इस देश में राम राज लाना चाहता हूं। ठीक है, जिनको राम राज लाना है वो राम राज लाएं, हमें कहाँ एतराज। लेकिन राम राज को लाने वाले कौन लोग हैं, इस बात को समझना जरूरी है कि राम राज को लाने वाले कौन लोग। जो डेमोक्रेसी हमारे देश में है, राम राज कैसे आएगा, उस पे और डेमोक्रेसी में क्या अंतर है, ये बात आपके सामने हम रखना जरूर चाहेंगे। कि जो गोलवरकर हैं, जिनको गुरु जी के नाम से जाना जाता है, सदाशिव गोलवरकर, माधव सदाशिव गोलवरकर,
जो आरएसएस के एक विचारक थे, उन्होंने ही विचार प्रस्तुत किया। सावरकर और गोलवलकर जी ने आरएसएस को विचार प्रस्तुत किया। वो कहते थे कि जो डेमोक्रेसी का जन्म होने वाला है, जब उनको 1937 की घटना में जब वो लगने लगा कि डेमोक्रेसी आ सकती है, तो उसी समय उन्होंने दुष्प्रचारित करना शुरू किया कि डेमोक्रेसी वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, पाश्चात्य विचारधारा है, और पाश्चात्य विचारधारा अगर इस देश में आ गई तो इस देश का सर्वनाश करेगा। जबकि वस्तुतः स्थिति ये थी कि इस देश का सर्वनाश नहीं करता, उन कूप मंडूक लोगों के का नुकसान करता, जो कूप मंडूक लोग पूरे देश को अधिकार से आच्छादित नहीं होने देना चाहते, जो नहीं चाहते कि अधिकारों से वो आच्छादित हो सके, जो नहीं चाहते थे कि उन बेहतर शिक्षा वो ग्रहण कर सके। इसलिए उन्होंने रामराज स्थापित करने का नाम दिया। रामराज स्थापित करने का मतलब ये है कि इस देश से लोकतंत्र खत्म होना। रामराज स्थापित होने का मतलब ये है कि जो व्यक्ति राजा होगा वो रानी के पेट से पैदा होगा। अब चूंकि रानी और राजा का प्रचलन नहीं रह गया, तो वो किसी उद्योगपति, जब तक लोकतंत्र है तब तक उद्योगपति जैसे कोई पपेट, जो कठपुतली होती है, जैसे आज हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उस प्रधानमंत्री उस उनके जैसे व्यक्ति को कठपुतली के रूप में प्रस्तुत करके लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली में उनको आगे किया जा सकता है। लेकिन जैसे ही लोकतंत्र खत्म होगा तो वही उद्योग घराने, जो उद्योगपति लोग हैं, उन उद्योगपतियों के घर से ही राजा पैदा होंगे, इस देश को चलाने वाले लोग पैदा होंगे। तो गोलवलकर जी ने इस बात को बकायदा ये कहा था कि ये जो सोच है डेमोक्रेसी के, जो डेमोक्रेसी उत्पन्न करना चाहते हैं, डेमोक्रेसी इस देश में लाना चाहते हैं, डेमोक्रेसी हमारे भारत के लिए अनुकूल नहीं है। वो एक पाश्चात्य विचारधारा है, जो यहाँ का जो सांस्कृतिक विरासत है, सांस्कृतिक विरासत क्या, जो गुरुकुल में शिक्षा चलती है और सभी लोगों को शिक्षा नहीं दी जा सकती, केवल दूसरों को शिक्षा दी जा सकती है, उनके अलावा कोई शिक्षा ग्रहण न कर ले। इसलिए ये लोकतंत्र अगर आएगा तो वो शिक्षा यहाँ आ जाएगा। इसीलिए जब लॉर्ड मैकाले की बात आती है, लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति की बात आती है, तो ये कहा जाता है लॉर्ड मैकाले की जो काली शिक्षा पद्धति थी, काली शिक्षा पद्धति 1834 से लेकर के 1838 के बीच लॉर्ड मैकाले इस देश में आए और इस देश में उन्होंने शिक्षा व्यवस्था प्रचारित की और उसको अंग्रेजी लागू करके उस शिक्षा को हर जगह पहुंचाना चाहते थे। वो चाहे जात के आधार पे, चाहे धर्म के आधार पे, चाहे संप्रदाय के आधार पे, चाहे नीच बनाया गया हो या ऊंच बनाया गया हो, सबको वो शिक्षित करना चाहते थे। और इसीलिए जो लोग गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने का प्रक्रिया बना करके रखे थे, बाध्यता बना करके रखे थे, सीमित करके रखे थे, उनको ये बात कभी भी पसंद नहीं आ रही थी शिक्षा बाहर बढ़े। इसीलिए लॉर्ड मैकाले को की शिक्षा नीति को काली शिक्षा नीति कही गई। बहरहाल वो प्रकरण पे कभी हम चर्चा करेंगे। आज हम चर्चा कर रहे हैं जो धर्म का चरस आपने पी रखा है और आपके दिमाग को पूरी तरह से उचाट कर रखा है, असंतुलित कर रखा है। जरा एक बात भी समझिए कि जब राम तीर्थ न्यास के लिए ट्रस्ट बना था, तो ट्रस्ट में मेंबर्स कौन थे? के पराशरन ब्राह्मण, अनुज कुमार झा जो वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो भी होगा वो वहां बनेगा। अगर वो ब्राह्मण है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, तो इस ट्रस्ट का मेंबर रहेगा। अगर वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ब्राह्मण नहीं है तो फिर जो वहां एडीएम होगा, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा, अगर वो ब्राह्मण है तो वो बनेगा। वो भी नहीं हुआ तो सीडीओ ब्राह्मण है तो वो बनेगा उसका मेंबर। अगर सीडीओ भी ब्राह्मण नहीं है तो जो वहां का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो कमिश्नर होगा
वो बनेगा, नगर आयुक्त जिसको कहते हैं वो बनेगा, यानी होना ब्राह्मण चाहिए। अनुज कुमार झा डीएम, वासुदेवानंद महाराज, परमानंद जी महाराज, स्वामी गोविंद गिरी जी, विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र, डॉक्टर अनिल कुमार मिश्र, होम्योपैथिक। ये होम्योपैथिक डॉक्टर को रखना इसलिए जरूरी हो गया क्योंकि आजकल व्यक्ति का दिमाग बीमार हो रहा है, उसकी सोच बीमार हो रही है, लेकिन वो घोषित ये करता है कि शिलाएं बीमार चल रही है, यानी फला फला भगवान बीमार चल रहे हैं और उनको देखने के लिए डॉक्टर की जरूरत पड़ती है, तो होम्योपैथिक डॉक्टर रख लिया होगा। इस बात को आप बारीकी से समझिए कि अब शिलाएं बीमार हो रही, जिसमें श्वास लिया जा रहा है, चल फिर रहा है, उसके वाहिकाओं में, उसके शरीर के रक्त वाहिकाओं में रक्त बह रहा है, उसके बीमारी से कोई लेना देना नहीं, किसी को चिंता नहीं है, लेकिन शिलाएं बीमार हो रही, उसका इलाज होना चाहिए। डॉक्टर कमलेश्वर चौपाल महाराज जी, महंत धीरेन्द्र दास निर्मोही अखाड़ा से, अविनाश अवस्थी जो यहाँ के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम है, कृष्ण गोपाल दास, नृपेंद्र मिश्र, के शर्मा, कमल नारायण दास, स्वामी विष्णु प्रशांत तीर्थ महाराज, ये मेंबर्स हैं। और मरा कौन जा रहा है? आज चंदा वसूली की बात आएगी तो चंदा कौन देगा? सबसे पहले रामनाथ कोविंद। और जब वहां शिलान्यास होता है तो शिलान्यास के समय उनको बुलाया जाना उचित नहीं समझा जाता, क्योंकि अछूत है, और अछूत के उपस्थिति में शिलान्यास होगा तो निश्चित तौर पे धर्मभ्रष्ट तो वहां होना ही है। तो जब चंदा देने की बारी आती है तो आप शुरू करेंगे, और जब चंदा देने के अलावा जब वहां निर्माण हो जाएगा, जब वहां से धंधे के आधार पे वसूली शुरू हो जाएगी, तो फिर आप वहां नजर नहीं आएंगे। अभी हम बात कर रहे थे कि जो राम राज्य लाने की बात हो रही, राम राज्य स्थापना की बात हो रही है। वो स्थापना का मतलब ये है कि किसी भी तरह से इस देश में जो लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली है, उस लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली को खत्म किया जा सके। और लोकतंत्र को खत्म करने का ही ये जो आपका धार्मिक चरस है, जो धर्म का चरस आपके दिमाग में बैठ गया है, उसी को आधार बना करके राम राज की बात की जा रही। तो आप ये नहीं सोच रहे, राम राम तो रानी के पेट से पैदा हुए ना, तो इसका मतलब इस देश में व्यवस्था वो लाई जा रही है, लाने की कोशिश की जा रही है, जो या तो रानी के पेट से पैदा हुआ हो, चूंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान निर्माण के बाद से न रानी के पेट से राजा पैदा होना बंद हो गया है। इन स्थितियों में कोई न कोई उद्योग घरानों से राजा पैदा होगा, और जब तक ये राजतंत्र स्थापित नहीं हो जाता है, तब तक हमारे देश में जो प्रधान सेवक है, चौकीदार है, प्रधानमंत्री तो खैर हमारे यहाँ विलुप्त है, बहुत दिन से गुमशुदा है, पता नहीं उस गुमशुदा की तलाश कब हो पाएगी। तो उनके नाम पे लाया जाएगा और कहने की कोशिश या की जाएगी कि वो बैकवर्ड के हैं, तेली जाति के हैं, और उनको बकायदा इस तरह से कोशिश ये की जाएगी, उसी तरह से जैसे छोटी मछली को कांटे में फंसा करके बड़ी मछली फंसाने की कोशिश की जाती है, उसी तरह 2001 में एक नोटिफिकेशन के नाम पे नरेंद्र मोदी ने खुद नोटिफिकेशन जारी किया और उसमें अपने आप को बैकवर्ड घोषित कर लिया। अगर बैकवर्ड होते तो आज बैकवर्ड का जो सत्यानाश हो रहा है वो कभी बर्दाश्त नहीं कर पाते। अगर बर्दाश्त कर पाते तो निश्चित तौर पर वो व्यक्ति कहने के लिए हो सकता है वो उस समाज का प्रतिनिधित्व नहीं करता जिस समाज के प्रतिनिधित्व की बात की जा रही है, उसके समक्ष उसके प्रतिनिधि के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। एक घटना मई 1937 की हम आपके सामने रखना जरूरी है, और इसको इसलिए रखना जरूरी है कि आज जो कृषि कानून को रद्द कराने के लिए जो किसान वहां सड़कों पे बैठे हुए हैं, दिल्ली के बॉर्डर पे 3 तरफ से अपना धरना लगा करके 81-82 दिन से बैठे हुए हैं, उनको जिस तरह से साजिश करके कभी उनकी लाइट काट दी जाए, कभी पानी काट दिया जाए, जिस
और जो शौचालय सरकार है उनको शौचालय की भी व्यवस्था, जो मूविंग शौचालय हो, पेट्रोलिंग शौचालय होते हैं उसको भी हटवा दिया जाए। और ये सारी चीजें जब की जाए तो उसी तरह 1937 में एक मार्च निकाला गया था लेबर डे के नाम पे। और लेबर डे के नाम पे जो मार्च निकाला गया, उस मार्च में ये आरएसएस के लोग, आरएसएस जिनको आज जो है राष्ट्रीय सेवक संघ कहते हैं, दरअसल वो राष्ट्रीय सेवक संघ, स्वयं सेवक संघ नहीं है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक नहीं है, बल्कि वो वास्तविक तौर पे स्वयं सेवक ही रेशियल स्वयं सेवक हैं। एक जात्याभिमान जो है, उस जात्याभिमान के ही आगे आगे बढ़ते हैं। 1937 में लेबर डे के आधार पर जब प्रोसेसन निकाला गया, एक मार्च निकाला गया, तो उस मार्च पे पथराव कर दिया गया। पथराव करने वाले कौन लोग थे? गोलवरकर के लोग थे। और उस गोलवरकर के जो सावरकरवादी जो लोग थे, उन लोगों ने पथराव किया, जिसमें सेनापति बापट और यसम जोशी बुरी तरह से इंजर्ड हो गए। यही अंतर है समाजवाद और आरएसएस की विचारधारा में, यही अंतर है। और दूसरा जो सबसे बड़ा अंतर है, अब यहाँ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को, जो समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, समाजवाद को मानते हैं, समाजवाद के पथ पे चलना चाहते हैं, उनकी चाल और चरित्र में कितना डिफरेंसेज है, वो भी हम आपके सामने रखना जरूरी समझते हैं। क्योंकि देश के लोगों को ये बात समझ में आनी चाहिए कि आखिर गड़बड़ियां हो क्या रही है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने स्पष्ट तौर पे ये कहा कि जब हमारे देश में 4 सिस्टम रहेंगे, वो 4 सिस्टम डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है, पूरी तरह से लोकतंत्रात्मक व्यवस्था के खिलाफ है। और लोकतंत्रात्मक व्यवस्था के खिलाफ ये चारों चीजें हैं। ट्रस्टीशिप जो यहाँ चल रहा है, वो ट्रस्टीशिप जो आम नागरिक है उनके अधिकारों को छीन करके कुछ लोगों के लिए करोड़ हजारों एकड़ जमीन, लाखों एकड़ जमीन का जो भूमि अधिग्रहण करके उनको दिया जा रहा है, उसको वो ट्रस्टीशिप लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली में पूरी तरह से इसके स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं, प्रतिकूल है, बीमार करने वाला रोग है और इस रोग से बचना चाहिए। इसलिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा कि जो ट्रस्टीशिप है, अगर वो ट्रस्टीशिप खत्म हो जाएगा तो जो आज हमारे देश में भूमिहीन है, वो उस भूमिहीनों को पूरी भूमि वो बांटी जा सकती है जो ट्रस्ट में चली गई है। इसके बाद ये कहा गया कि जो हम जरूरत से ज्यादा नॉन वायलेंस पे, अहिंसा पे हम विश्वास करते हैं, अहिंसा पे उतना ज्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए। उसी तरह से यहाँ थोड़ा सा तथागत गौतम बुद्ध के विचारों को भी हम आपके सामने रखना जरूरी समझते हैं कि तथागत गौतम बुद्ध ने कहा कि प्राण हिंसा से विरत रहने की हम प्रतिज्ञा ग्रहण करते हैं। उनका मतलब ये था कि अगर कोई सांप है वो चला जा रहा है, आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, चाहे आपके पास से ही जा रहा है, तो आप उसको जाते हुए देखिए, लेकिन उसको कोई नुकसान न पहुंचाइए। लेकिन अगर वो आपको डसने के लिए आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में अगर आप उसको सजा नहीं देंगे, तो जब सजा नहीं देंगे तो आप ये हिंसा कर रहे हैं और ऐसी हिंसा नहीं होनी चाहिए। इस हिंसा को रोका जाना चाहिए। ऐसी ऐसी स्थिति में ऐसी स्थिति में इस हिंसा को रोकने के लिए सांप को अगर आपको मारना चाह पड़ता है तो आप मारिए। इसी तरह से ये भी लोहिया भी कहते हैं कि जरूरत से ज्यादा हमें नॉन वायलेंस पे विश्वास नहीं करना चाहिए। जो लोग अगर आपको जबरदस्ती नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, अकारण नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, ऐसी स्थिति में अगर आपने हिंसा का सहारा नहीं लिया, तो इसका मतलब ये होगा कि आप कायर हैं। तो कायर और बुजदिल बन के जीने की जरूरत नहीं है, आपको पूरी तरह से साहस के साथ जीने की जरूरत है, बहादुरी के साथ जीने की जरूरत है। तीसरा पॉइंट डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहते थे कि जरूरत से ज्यादा वो जो तकलीफ चला करके सूत काटने वाली प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को किसी का विरोध करने के लिए तो उपयोग किया जा सकता है, लेकिन वास्तविक तौर पे हमारे देश में सभी को वस्त्र से आच्छादित करने के लिए, सबके सभी के शरीर में कपड़े उपलब्ध कराने के लिए हमें केवल जो है स्पाइनिंग व्हील्स जो है, जो चरखा है, उस चरखे से ही काम नहीं चलेगा, हमें बल्कि टेक्नोलॉजी मॉडर्न मशीनों पे भी काम करना चाहिए। और चौथा बात डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने कहा कि
जो जरूरत से ज्यादा हम आस्तिक हो जाते हैं और उस आस्तिकता के आधार पे और धर्म का चरस पी लेते हैं, वो सबसे ज्यादा हमारे लिए नुकसानदेह है। इसलिए धर्म के चरस को पीने की जरूरत नहीं है, धर्म के चरस से बाहर निकलने की जरूरत है। और इस बात को समझिए, इस बात को हम आपके सामने रखना चाहते हैं। किसी केवल ये जो जात का भांग खा लिया है आपने और धर्म की जो चरस पी ली है, उसने आपका सबसे बड़ा नुकसान क्या किया है। लोकतंत्र में सबके प्रतिनिधित्व होते हैं, जो कहते हैं रिजर्वेशन है, ये रिजर्वेशन नहीं, ये प्रतिनिधित्व है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बकायदा इस पे चर्चा हुई थी। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने ये कहा था कि हर लोगों को, सभी लोगों को वहां प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। जिस तरह से वहां क्रिश्चियंस को प्रतिनिधित्व मिल गया अल्पसंख्यक के आधार पे, मुस्लिम को प्रतिनिधित्व मिल गया अल्पसंख्यक के आधार पे, उसी तरह दलितों को भी मिलना चाहिए, पिछड़ों को मिलना चाहिए। क्योंकि इनका आज तो हिंदू धर्म से कोई संबंध नहीं है ना, तो ये हिंदू हैं। अगर ये हिंदू होते तो जो लोग इनको कहते हैं कि आप हिंदू हैं, हमारे सहधर्मी हैं और सहधर्मी होने के नाते हमारा सहयोग करिए, लेकिन जहां सहभागिता की बात आती है वहां इनको अलग कर दिया जाता है। तो कैसे व्यक्ति जो है सहधर्मी हो सकता है। एक उदाहरण आपके सामने रखना चाहते हैं कि किस तरह से शिक्षा से वंचित करने की कोशिश की जा रही है। शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब को और बैकवर्ड को, उनको प्रतिनिधित्व को नकारने की कोशिश की जा रही है। हमारे देश में कुल 41 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है वो 41 है। और उन 41 में जो 1125 अभी प्रोफेसर हैं, उस 1125 प्रोफेसर में शेड्यूल कास्ट के 34 प्रोफेसर हैं। होना चाहिए था 158 प्रोफेसर। शेड्यूल ट्राइब के 12 प्रोफेसर हैं। होना ये चाहिए था कि इनके कम से कम 79 प्रोफेसर होते। ओबीसी के 12 प्रोफेसर हैं, इनके प्रोफेसर की संख्या 285 होनी चाहिए थी। अब इसके बाद आते हैं एसोसिएट प्रोफेसर, देख लेते हैं 2620 पद हैं, जिसमें से शेड्यूल कास्ट के 113 एसोसिएट प्रोफेसर हैं। होने चाहिए थे 344 एसोसिएट प्रोफेसर। शेड्यूल ट्राइब के 39 एसोसिएट प्रोफेसर हैं। होने चाहिए थे 172 एसोसिएट प्रोफेसर। उसी तरह से ओबीसी को देख लें, उनके प्रोफेसर होने चाहिए थे 620, लेकिन 620 के अगेंस्ट केवल 28 प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर की संख्या है 7741, जिसमें से शेड्यूल कास्ट के जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं वो 701 हैं, होने चाहिए थे 907। शेड्यूल ट्राइब के 399 हैं, होने चाहिए थे 453। बैकवर्ड के 839 हैं, होने चाहिए थे 1633। इस तरह से कुल अगर देखा जाए तो 839, 1633 होने चाहिए था। इसके बावजूद एक प्रश्न यहाँ ये उठता है कि चलिए 839 है, बाकी ओबीसी प्रोफेसर देख ले तो वहां तो बहुत ही कम है। प्रोफेसर तो वहां 10% जितना होना चाहिए था, 5% भी नहीं है, 5% से भी नीचे है। यहाँ तो ये हम मान लेते हैं कि जितना होना चाहिए था तकरीबन उसके 52% के आसपास है, 100% नहीं तो 52% है। असिस्टेंट प्रोफेसर जब ये हो जाते हैं तो एसोसिएट प्रोफेसर क्यों नहीं हो पा रहे हैं। एसोसिएट प्रोफेसर के अलावा एसोसिएट प्रोफेसर के अलावा फिर ये प्रोफेसर क्यों नहीं हो पा रहे हैं, इस बात को समझने की जरूरत है। और दूसरा, रेलवे रेलवे में अब हम आकर के ये जो यूनिवर्सिटी से आगे बढ़े तो रेलवे में आकर के देख लें, रेलवे के जो टोटल पद क्लास ए और क्लास बी के टोटल पद हैं, वो पद है 16,381 पद। उस 16,381 पद में शेड्यूल कास्ट के 2,551 है, शेड्यूल ट्राइब के 1,238 है, ओबीसी के 1,319 है, होने चाहिए थे 4,504। उसी तरह से नन रिजर्व, जिसको जनरल कैटेगरी बोला जाता है, साजिश के तौर पे उसको जनरल कैटेगरी बोला जाता है, दरअसल वो जनरल कैटेगरी नहीं होती, नन रिजर्व होता है, जो एक क्राइटेरिया नन रिजर्व के क्वालिफाइंग का क्राइटेरिया होती है।
जो कट ऑफ लिस्ट होती है, वो कट ऑफ लिस्ट में अगर शेड्यूल कास्ट का भी कोई पहुंच जाता है, बैकवर्ड का भी कोई पहुंच जाता है, तो वो नॉन रिजर्व कैटेगरी में उसको अपॉइंटमेंट देना चाहिए, उसको अपॉइंट करना चाहिए था। लेकिन ऐसा ऐसा हो नहीं रहा है। उस रेलवे का आपके सामने रखा कि जिसमें नॉन रिजर्व कैटेगरी को 11,273 लोगों को भर्ती किया गया है। होना ये चाहिए था कि 8,272 लोगों को ही भर्ती किया जाना चाहिए था। इसी तरह 71 डिपार्टमेंट्स और भी हैं जिनमें ये आंकड़े आपके सामने रखना है, ताकि आप ये समझिए कि आप वास्तविक तौर पे जो धर्म का भांग खा करके बैठे हैं और धर्म धर्म की जो चरस आपने पी ली है और उसके नशे में जो उचाट आप हो गए हैं, उस नशे ने आपका कितना नुकसान किया है, इस बात को आप समझिए। 71 डिपार्टमेंट्स और हैं, सबको जोड़ करके हमने किया है। 3,43,777 पद हैं, जिसमें शेड्यूल कास्ट के 52,487 पद भरे गए हैं। शेड्यूल ट्राइब के 23,488 पद भरे गए हैं। ओबीसी के 51,384 पद भरे गए हैं, जबकि ओबीसी को होने चाहिए थे 92,819 पद भरे जाने चाहिए थे। ओबीसी के प्रतिनिधित्व के आधार पे इतने पद भरे जाने चाहिए थे। नॉन रिजर्व की बात करें तो नॉन रिजर्व को 2,16,408 पद दिए गए हैं। होने ये चाहिए थे कि 1,73,600 पद ही इनको जाने चाहिए थे। एचआरडी मिनिस्ट्री को अगर हम देख लें तो 665 पद हैं, जिसमें शेड्यूल कास्ट के 126 पद, शेड्यूल ट्राइब के 43 पद, होना 49 चाहिए था। ओबीसी के 56, होना 179 चाहिए था। एनआर के जो नॉन रिजर्व कैटेगरी है उसमें 440 है, जाने 335 ही चाहिए थे। अब कैबिनेट सेक्रेटरी स्तर पे हम देख लें, टोटल जो कैबिनेट सेक्रेटरी स्तर पे 162 पद हैं। शेड्यूल कास्ट के लोग 15 हैं, होने 25 चाहिए थे। शेड्यूल ट्राइब के 2 लोग हैं, होने 12 चाहिए थे। ओबीसी के 15 लोग हैं, होने 44 चाहिए थे। नॉन रिजर्व कैटेगरी के 81 लोग होने चाहिए थे, उसके अगेंस्ट 130 लोगों को भर्ती किया गया है। नीति नीति आयोग में 344 पद हैं। उस 344 पद में शेड्यूल कास्ट के 47 लोग हैं, होने 52 चाहिए थे। शेड्यूल ट्राइब के 17 लोग हैं, होने चाहिए थे 26। ओबीसी के 26 लोग हैं, होने 93 चाहिए थे। नॉन रिजर्व कैटेगरी से 173 लोगों को जाना चाहिए था, लेकिन उसमें 254 लोगों को भर दिया गया। अब प्रेसिडेंट जो राष्ट्रपति के सेक्रेटरिएट है, उसमें 130 पद हैं, 130 कर्मचारी हैं जो भरे ए क्लास और बी क्लास के हैं। उसमें एससी के 18 पद हैं, 18 लोग काम कर रहे हैं, 20 होने चाहिए थे। शेड्यूल ट्राइब के 5 लोग काम कर रहे हैं, 10 होने चाहिए थे। ओबीसी के 10 लोग काम कर रहे हैं, 35 होने चाहिए थे। नॉन रिजर्व में 65 लोगों को भरा जाना चाहिए था, लेकिन उसमें 97 लोग भरे गए हैं। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में 105 पद हैं, जिसमें शेड्यूल कास्ट के 20 हैं, शेड्यूल ट्राइब के 5 हैं और बैकवर्ड के 12 भरे गए हैं, होने 28 चाहिए थे। उसी तरह से 53 पद नॉन रिजर्व के जरिए भरे जाने चाहिए थे, जबकि भरे गए हैं 68 पद। सीएजी में चीफ अकाउंटेंट जनरल के यहाँ 31,115 पद हैं, उसमें से 5,369 पद शेड्यूल कास्ट के भरे गए हैं। शेड्यूल ट्राइब के 2,411 पद भरे गए हैं। शेड्यूल ओबीसी के 2,563 पद भरे गए हैं, जबकि इनके सीट मिलनी चाहिए थी 8,401। उसी तरह से एनआर में नॉन रिजर्व कैटेगरी में 15,713 पद भरे जाने चाहिए थे, लेकिन भरे गए हैं 20,782 पद। वाइस प्रेसिडेंट जो हमारे यहाँ उपराष्ट्रपति हैं, उन उपराष्ट्रपति के सचिवालय में 13 ए और बी श्रेणी के कर्मचारी हैं। उसमें वो पद हैं 13 ए और बी के। उसमें 2 पद भरे गए हैं शेड्यूल कास्ट के द्वारा और शेड्यूल ट्राइब का कोई कैंडिडेट नहीं है और बैकवर्ड का मात्र एक कैंडिडेट है और 10 कैंडिडेट जनरल से भराए गए हैं। हम कोई लोग इस समय पार्लियामेंट में नहीं बैठे हैं और हमें
हमारे देश के लोगों ने हमें प्रचंड बहुमत से नहीं भेजा है कि हम वहां जाकर के जुमले सुनाएंगे और गलत गलत आंकड़े आंकड़े प्रस्तुत करेंगे। जो मेरी मर्जी आएगी वो आंकड़े हम प्रस्तुत करेंगे। ये आंकड़े हमने इकट्ठा जो किया है वो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग और एचआरडी मिनिस्ट्री से किया है, रेलवे से किया है, और बकायदा ये डाटा इन तीनों विभागों ने और विभागों ने इंडियन एक्सप्रेस को दिया था। इंडियन एक्सप्रेस ने बकायदा इस खबर को अपने लीड पेज पर इसको प्रकाशित भी किया था। इसी तरह से बहुत सारे आंकड़े जो हमारे पास हैं, उस आंकड़े को हम आपके सामने एक बार रखना जरूरी इसलिए समझ रहे हैं कि ये जो पॉइंट्स हैं इसको समझने की जरूरत है। जब तक इस पॉइंट्स पे आप नहीं समझेंगे तब तक स्थितियां आपकी अनुकूल नहीं बन पाएगी। एक बात और आपसे कहा जाता है कि एक बात लोगों को, जो विरोधी लोग हैं वो ये कह सकते हैं कि इनमें योग्यता नहीं होगी, नन अवेलेबिलिटी या नन एलिजिबिलिटी के कारण ये दिए गए होंगे। तो एक बात तो हम आपके सामने अभी उदाहरण प्रस्तुत कर दे रहे हैं कि अभी जो एग्जाम हुए हैं, यूपीएससी के जो एग्जाम हुए हैं, उस यूपीएससी के एग्जाम में जो कट ऑफ लिस्ट बनाई गई थी प्रीलिम की, वो कट ऑफ लिस्ट थी नन रिजर्व की 98। ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का जो क्राइटेरिया निर्धारित किया गया कि इस कैटेगरी में वही आएगा जो फॉरवर्ड कम्युनिटी से आता है, जो बैकवर्ड में नहीं आएगा, शेड्यूल ट्राइब में नहीं आएगा, शेड्यूल कास्ट में नहीं आएगा, मुस्लिम में नहीं आएगा, वो ही आएगा। उसकी कट ऑफ लिस्ट है 90। ओबीसी की कट ऑफ लिस्ट है 95.3%। अब अंदाजा आप लगा लीजिए कि एससी की जो कट ऑफ लिस्ट है वो 82 और एसटी की कट ऑफ लिस्ट है 77.34। और इसके बाद जो मेन एग्जाम हुए उसमें कट ऑफ लिस्ट जो नन रिजर्व की है 751 है, ईडब्ल्यूएस की 696 है, ओबीसी के 718 है, शेड्यूल कास्ट की 706 है और एससी की 699 है। ये इसको कहते हैं जबरदस्त धोखा। ईडब्ल्यूएस को 696 में क्वालिफाई मेन में करा दिया गया। बैकवर्ड को क्वालिफाई करने के लिए 718 नंबर चाहिए, शेड्यूल कास्ट को क्वालिफाई करने के लिए 706 नंबर चाहिए और शेड्यूल ट्राइब को क्वालिफाई करने के लिए 699 चाहिए। इसका मतलब शेड्यूल ट्राइब से भी कम कैटेगरी में इनको 696 को रखा गया है। वो शेड्यूल ट्राइब जो जंगलों में रहता है और घास खा करके जीने के लिए मजबूर होता है, वहां के किसी तरह से जो फल वगैरह अगर गिन के मिल जाए वो चुन करके जीने के लिए मजबूर होता है, उसकी इनकम लाख रुपए भी नहीं होती है, वो गरीबी रेखा से नीचे नहीं आता, वो ईडब्ल्यूएस स्कीम में नहीं आता, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में नहीं आता। ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में कौन आता है? जो फॉरवर्ड है, जो 696 नंबर पे ही पास हो जाता है। मजे की बात तो तब शुरू होती है कि जब इनमें इंटरव्यू दिया जाता है, तो इंटरव्यू का आलम यह है कि चाहे इंटरव्यू में अच्युतानंद जो सबसे पहले क्वालिफाई करने वाले आईएएस थे शेड्यूल कास्ट के, उनको अगर इंटरव्यू का नंबर देख लिया जाए तो 300 में से उनको जो नंबर दिए गए थे वो मात्र 120 नंबर दिए गए थे। और चाहे टीना डाम्बी को अभी देख लिया जाए, टीना डाम्बी को भी, जिसने यूपीएससी एग्जाम को टॉप किया, उसको भी नंबर मात्र 198 नंबर दिए गए इंटरव्यू में, जबकि उसने हर जगह टॉप किया, 198 देने के बाद भी टॉप किया और 265 नंबर लोगों को दिए गए हैं। यहां भी यही आलम हुआ। जो 696 जो 696 नंबर पाता है उसको इंटरव्यू में नंबर दिए गए 213 नंबर दिए गए। उसको इंटरव्यू में नंबर दिए गए 213 और जो 699 पाता है उसको इंटरव्यू में नंबर दिए गए 194। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि यहां गेम क्या हो रहा है।
जो 706 नंबर भी पाता है मेंस के क्वालिफाई करने के लिए, उसको इंटरव्यू में नंबर दिए जाते हैं कितने? मात्र 192 नंबर दिए गए। बाकी किसको? 696 वाले को, जो ईडब्ल्यूएस का है, जो नॉन रिजर्व का है, उसको इंटरव्यू में 200 से कम नंबर, 250 से कम नंबर किसी को नहीं दिए जाते। और जो शेड्यूल कास्ट का है, बैकवर्ड का है, ओबीसी शेड्यूल ट्राइब का है, उसको किसी भी कीमत पर 190, 192, 200, 200 के नीचे ही नंबर दिया जाता है। उससे कम नंबर, उससे ज्यादा नंबर उनको नहीं दिए जाते। तो इससे बड़ा धोखा कहाँ हो रहा है? धर्म की चाशनी में बैठ करके, धर्म की चाशनी में जो लपेट करके आपको ये राजनीति परोसी गई, जिसको आपने धर्म मान लिया है, व्यवसाय परोसा गया है, यही आपकी सोच गंदी है। उड़ान पैदा करिए, सोच में उड़ान पैदा करिए। और जब तक सोच में उड़ान नहीं पैदा करेंगे, ये लोकतंत्र है, जिससे लोकतंत्र खत्म हो गया, तो अभी आपको ये मिल रहा, ये भी फिर नहीं मिलने वाला है। इसलिए आपसे ये बात जरूर हम कहना चाहेंगे, हो सकता है ये आपको फिलॉसफी लगती हो, लेकिन ये बात जरूर कहना चाहते हैं कि लालच और भौतिकवाद ने जब जीवन में सभी पक्षों को अपने शिकंजे में जकड़ रखा है, व्यक्तिगत तौर पे जो आप लालची हो गए और भौतिकवादी हो गए हैं, और उसने आपके जीवन के हर पक्षों को शिकंजे में जकड़ रखा है, तब नागरिकों में मार्गदर्शक या आदर्श, हम यहाँ आदर्श करते हैं, आदर्श व सिद्धांत भरना चुनौतीपूर्ण होता है। आपको समझ में नहीं आ रहा है, वही तो हम कह रहे हैं। आप आदर्श की बात कर रहे हैं, सिद्धांत की बात कर रहे हैं, और आप राम राज लाने की बात कर रहे हैं। राम राज लाने का मतलब ये इस देश से लोकतंत्र खत्म, राजतंत्र की स्थापना होने जा रही है। और दूसरा ये जरूर हम आपसे कहेंगे कि वास्तव में राज्य की सत्ता न तो संसद में की गई प्रचंड बहुमत के बकवास पर निर्भर करती है, न ही प्रांतीय सदस्यों के विवरणों पर, और न ही राज्य की रक्षा के लिए बनाए गए कानूनों पर, तथा न ही इस राज्य के सत्ता को चुनौती देने वाले साहसियों को भयभीत करने के लिए दंड का विधान करने वाले न्यायालय पर। यह सत्ता तो निर्भर करती है प्रबंधकों तथा प्रशासकों के आचरण से जन साधारण में उपजे सामान्य विश्वास पर। लोगों की नैतिक अवधारणाओं को सम्मान देने वाले निस्वार्थ एवं ईमानदार लोगों के हाथ में राष्ट्र की बागडोर से ही उत्पन्न होता है। अंतिम सच्चाई यह है कि सरकार और व्यवस्था के आतंक से सत्ता, सरकार और व्यवस्था को आतंक से स्थिर नहीं रखा जा सकता है। सरकार तो जनहित के पदों पर नियुक्त कर्मचारियों की निष्ठा और कार्यकुशलता से उत्पन्न होने वाले विश्वास से ही चलती है। और आज जिस तरह से चाहे वो न्यायालयों के जरिए लोगों को दंडित करने की कोशिश की जा रही, चाहे सत्ता में बैठे हुए, सरकार में बैठे हुए लोग, जो उनको अधिकार दे दिया गया, बेइंतहा अधिकार दे दिया गया है, उस अधिकार से लोकतंत्र को कुचलने की कोशिश की जा रही है। जो शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करने वाले लोग हैं, उनको बदनाम करने के साथ साथ जो प्रशासन से, फोर्स से कुचलने की कोशिश की जा रही है, ये कहीं से भी उचित नहीं। ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। और इस लोकतंत्र को तभी बचाया जा सकता है जब आपके अंदर जो भांग है, जातिवादी भांग, जो जातिवाद, जात के दायरे में ही आप सोचते हैं, और धर्म का जो चश्मा लगा करके आप बैठे हैं, जिसको आपने धर्म मान लिया है, एक्चुअल में वो धर्म नहीं, धंधा है। बल्कि आपके हिंदू बनाने के पीछे सिर्फ ये है कि आप कोई मांग न कर सके। जिस तरह से राम अगर शिला में आएंगे तो राम उनके आदर्श हैं, लेकिन राम अगर वास्तविक रूप में आएंगे तो उनके लिए फिर देशद्रोही साबित होंगे। उसी तरह जब तक आप उनके आधार पे उनके किए गए कार्यक्रमों के बढ़ाते रहेंगे, उस पर जिंदाबाद मुर्दाबाद करते रहेंगे, उनका जिंदाबाद,
और विरोध करने वालों का मुर्दाबाद और उनकी विरोध करने वालों की हत्याएं करते रहेंगे या उनके धरने प्रदर्शन पे जा करके उनका विरोध करने के लिए लड़ाइयां करते रहेंगे, तब तक आप उनके लिए प्रिय हैं। और जिस दिन आपने अधिकारों की मांग की, उसी दिन आप प्रिय हो जाएंगे। इसलिए इस वाक्य को समझिए, अगर हमें अपने अधिकार को लेने के लिए किसी का अप्रिय बनना है, इस देश के लोकतंत्रात्मक व्यवस्था को संभाले रखने के लिए अप्रिय बनना है, इस देश के संविधान को बचाए रखने के लिए किसी का अप्रिय बनना है, इस देश को अक्षुण्ण रखने के लिए किसी का अप्रिय बनना है, इस देश की एकता और अखंडता बचाए रखने के लिए किसी का अप्रिय बनना है, इस देश के भाईचारे को, भ्रातृत्व भाव को बनाए रखने के लिए, सभी में प्रेम, अहिंसा और शिष्टाचार बनाए रखने के लिए, भ्रातृत्व भाव बनाने के, परस्पर सहयोग बनाए रखने के लिए किसी का अप्रिय बनना है, तो आपको अप्रिय बनने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसलिए आज हम यहीं से इस बात को खत्म करेंगे और ये कहते हैं कि जो ये लोग हैं, ये कहते हैं जिधर से गुजरो धुआं मचा दो, जहां पहुंचो धमाल मचा दो, सियासत ने ये हक दिया है तुमको, हरी जमीनों को लाल कर दो। अपील भी तुम, दलील भी तुम, गवाह भी तुम, वकील भी तुम, जिसे चाहो हराम कह दो और जिसे चाहो हलाल कह दो। इसलिए इस देशवासियों को, इस देश के वास्तविक तौर पे देश प्रेम करने वालों से इस वाक्यों को समझने की जरूरत है। इनकी जो शब्दावली है लोकतंत्र को खत्म करने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे।